इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में झगड़े तकरार न होते हों, मगर इसका ये मतलब नहीं कि गुस्से में आकर अपना घर ही छोड़ दें। क्योंकि इंसान गुस्से में अपना घर तो छोड़ देता है, लेकिन आगे चलकर उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब तक कि इंसान होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी ऐसे ही बर्बाद हो चुकी हैं। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी ठीक वैसे ही होता है। एक लड़की को अपने घर पहुँचने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार राज्य के राजधानी जो है पटना। यह घटना भी उसी पटना शहर की है। दरअसल इसी पटना शहर का एक इलाका है धोबी घाट। इसी धोबी घाट का रहने वाला एक व्यक्ति मुमताज़ की उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। मुमताज़ की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है रुखसाना की उम्र लगभग 23-24 साल के आसपास होती है। और रुखसाना हमारे पड़ोसी देश यानी नेपाल की रहने वाली होती है। उसकी शादी बिहार पटना में हुई होती है। और रुखसाना के पिता का नाम सुलेमान बताया जाता है। लगभग 4 साल पहले मुमताज़ और रुखसाना दोनों लव मैरिज करते हैं और दोनों के बीच में 2 बच्चे भी हो जाते हैं और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से खुशी खुशी चल रही थी। 4 साल बाद उन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा भी इस कदर होता है कि जो रुखसाना होती है वह अपने पति से इतना नाराज़ हो जाती है कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के पास नेपाल जाने की बात कहने लगती है। रुखसाना जैसे ही अपने पति का घर छोड़कर जाती है, बाहर निकलते ही वह अपने पिता को फ़ोन कर देती है कि मैं आपके पास आ रही हूँ। और वह अपने दोनों बच्चों को लेकर जो रेलवे स्टेशन होता है, बस्ती का रेलवे स्टेशन, वहाँ उस रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। रुखसाना को रेलवे स्टेशन पर जाते जाते काफ़ी रात हो चुकी थी, क्योंकि उसे रेलवे स्टेशन के बगल में बस स्टैंड होता है और उसी बस स्टैंड से बस पकड़कर उसको नेपाल के लिए जाना होता है। लेकिन उसे घर से आते आते रेलवे स्टेशन पर ही रात हो जाती है, इसलिए वह रात बिताने के लिए उसी बस्ती रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी तो रुखसाना ने अपने दोनों बच्चों को कुछ खिला पिलाकर वहाँ पर उन लोगों को सुला देती है और अपने बैठकर इधर उधर देखने लगती है ताकि उन लोगों का वहाँ पर रात कट सके। रुखसाना रात को इधर उधर टहल रही थी, तभी वहाँ पर रुखसाना की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम असलम बताया जाता है, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास होती है। असलम उसी बस्ती के रसूलपुर इलाके का रहने वाला था। दरअसल जो बस्ती का बस स्टैंड होता है तो वहाँ पर उसके बगल में ही धंधे का काम चलता था, वेश्यावृत्ति का काम चलता है। तो ये जो असलम होता है उसी धंधे में यह दलाली का काम करता था, यानी यह बाहर से लड़कियों को पकड़ कर लाता था और वहाँ पर उन लोगों को बेच देता था। दरअसल असलम जब रुखसाना को देखता है तो उसकी खूबसूरती इतनी थी कि उसे देखता ही रह जाता है। वह सोचता है इसे बेचकर काफ़ी पैसा मिल सकता है, इसीलिए असलम अब रुखसाना से बात करने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडराने लगता है, घूमने लगता है। असलम इधर उधर घूमते घूमते जाकर रुखसाना के पास पूछता है कि तुम इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसे ही असलम ने रुखसाना से यह बात पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो रुखसाना उसे सारी बात बता देती है कि वह अपने पति से झगड़ा करके अपने पिता के पास यानी अपने मायके नेपाल जा रही है। यहीं पर बगल में जो बस स्टैंड है वहाँ से उसको सुबह बस मिलेगी, इसलिए रात बिताने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर और अपने बच्चों को सुलाकर टाइम पास कर रही है, यानी इधर उधर कर रही ताकि अच्छे से टाइम उसका बीत सके। रुखसाना की यह बात सुनकर असलम मन ही मन में बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि रुखसाना अब उसकी जाल में धीरे धीरे फंस जाएगी। असलम रुखसाना को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उससे तरह तरह की झूठ बोलने लगता है। कहता है देखो रात्रि का वक्त है, यहाँ रेलवे स्टेशन पर चोर उचक्के आदि आते रहते हैं, पुलिस भी तुम्हें परेशान करती रहेगी, इसलिए बुरा न मानो तो
बगल में ही बस स्टैंड है, चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक से वहाँ छोड़ देता हूँ। अगर हो सकता है कोई रात में अगर बस जाएगी नेपाल के लिए तो तुम उससे अपने पिता के पास चली जाना। असलम की यह बात सुनकर रुखसाना बहुत खुश होती है। वह कहती है, भाई साहब अगर आप हमें बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद असलम रुखसाना के दोनों बच्चों व रुखसाना को अपने बाइक पर बैठाता है और थोड़ी ही दूर पर जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर लेकर चले जाता है। बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद रुखसाना को पता चलता है कि बस तो अगले सुबह 7 बजे की है। तो रुखसाना जो होती है काफ़ी परेशान हो जाती है। रुखसाना के चेहरे पर परेशानी देखकर जो असलम होता है वह कहता है कि अगर बुरा न मानो तो रात्रि का वक्त है, तुम हमारे बगल में ही हमारा घर है, वहाँ पर चलकर रात ठहर सकती हो और सुबह जैसे ही सुबह होता है मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। असलम की यह बात सुनकर रुखसाना उसकी बातों पर भरोसा करने लगती है। वह कहती है ठीक है। तो असलम जो होता है उस रुखसाना के दोनों बच्चों और रुखसाना को अपने बाइक पर बैठाता है और उसे लेकर अपने घर चल देता है। घर पहुंचने के बाद असलम रुखसाना के दोनों बच्चों को कुछ खाने के लिए देता है, वो खाकर सो जाते हैं। फिर उसके बाद जो रुखसाना होती है रुखसाना को कहता है आप चाय पिएंगी। रुखसाना कहता है ठीक है। तो रुखसाना को वह चाय पीने के लिए देता है, जिसे चाय पीने के बाद कुछ ही समय बाद रुखसाना को नींद लगने लगती है और धीरे धीरे वह गहरी नींद में सो जाती है। यानी वह माने तो बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि रुखसाना के चाय में असलम ने कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसे चाय पीने के लिए दिया था। और जब रुखसाना पूरी तरह से बेहोशी अवस्था में हो जाती है तो असलम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बेहोशी अवस्था में रुखसाना असलम का कोई भी विरोध नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे सुबह नींद खुलती है तो उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से पता होता है कि असलम ने उसके साथ कुछ गलत किया है, मगर सच्चाई जानते हुए भी वह असलम का विरोध नहीं कर पाती है। जैसे ही सुबह होती है वह असलम से कहने लगती है कि आपने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, अब आप हमें हम जो नज़दीकी बस स्टैंड है वहाँ पर हमें और हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। जैसे ही रुखसाना कहती है कि हमें बस स्टैंड पर छोड़ दो तो असलम कहता है देखो, उसे लुभाने लगता है और कहता है देखो तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम चाहो तो जो हमारे बगल में देह व्यापार का धंधा चलता है, तुम अगर उसमें काम करती हो तो तुम कुछ ही दिनों में काफ़ी पैसे कमा लोगी। जब असलम रुखसाना से यह बात करता है तो रुखसाना उसकी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है और कहती कि मुझे प्लीज़ कृपया करके हमें हमारे बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए। कई बड़े बड़े प्रलोभन देने के बाद भी जब रुखसाना असलम की बात नहीं मानती है तो असलम को भी लगने लगता है कि अब रुखसाना हमारे चंगुल से निकल कर अब जाने वाली है। रुखसाना को जब असलम प्यार से समझाता है वह नहीं मानती है तो असलम रुखसाना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और उसे धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो ये जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं इन दोनों की मैं हत्या कर दूंगा। जब असलम रुखसाना को तरह तरह की प्रताड़ना देने लगता है, उसको धमकाने लगता है, डराने लगता है, तो आखिरकार मजबूरन रुखसाना को असलम की बात माननी पड़ती है। अब रुखसाना भी इसी बस्ती रेलवे स्टेशन के जो धंधे व्यापार का काम चलता था उसमें मजबूरी में काम करने लगती, क्योंकि अब उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद असलम रुखसाना को एक कमरा दिला देता है, बगल में एक कमरा दिला देता है और उसके दोनों बच्चों को पास ही के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। और उनके जो दोनों बच्चे होते हैं रुखसाना के, उसको असलम अपने पास ही रखता था, क्योंकि असलम को लगता था कि जब तक रुखसाना के दोनों बच्चे मेरे पास हैं तब तक रुखसाना यहाँ से भाग नहीं पाएगी। और होता भी यही है, रुखसाना ना चाहकर भी असलम के चंगुल में फंस जाती है और उस देह व्यापार के धंधे में काम करने लगती है। वहाँ पर काम करते करते रुखसाना को लगभग धीरे धीरे 4 साल का वक्त बीत जाता है। इन 4 सालों में रुखसाना कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की, क्योंकि जो महिलाएं देह व्यापार के धंधे में काम करती हैं उनको 3-4 महीने के अंतराल पर सरकारी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए जाना पड़ता था।
रुखसाना अपने बच्चों का चेकअप कराने के लिए वह हॉस्पिटल में जाती है और वहीं से वह पहली बार भागने की कोशिश करती है, मगर यह बात किसी तरह असलम को पता चल जाता है। तो जैसे ही रुखसाना चेकअप करा के गेट के बाहर आती है, वह असलम जो होता है वह गेट पर ही आकर खड़ा हो जाता है। रुखसाना की हाथ पकड़कर और असलम उसे फिर उसी जगह लाकर पटक देता है। जब रुखसाना जावेद का पैर पकड़कर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस अपने घर जाने दो, ऊपर असलम उसको काफ़ी मारता पीटता है और एक कमरे में उसे बंद कर देता है। उसके बाद से रुखसाना को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अब रुखसाना भी यह मान चुकी थी कि उसकी बाकी जो ज़िंदगी बची है उसे अब इसी कोठे पर बितानी पड़ेगी। 4 साल बाद उसी कोठे पर एक ग्राहक आता है जो रुखसाना को पसंद करता है। रुखसाना को लेकर एक कमरे में जाता है। रुखसाना जब उससे बातचीत करना शुरू करती है तो पता चलता है यह लड़का भी नेपाल का रहने वाला है। नेपाल का जहाँ रुखसाना के पिता थे जिस ज़िले के, यानी लुम्बिनी के, उसी ज़िले का यह भी लड़का उसी ज़िले का रहने वाला होता है। उस लड़के की बोलने की शैली ऐसी थी जिससे रुखसाना को यह लगता था कि वाकई में यह हमारे इलाके का लड़का है। उससे बातचीत करने के बाद वह लड़का बताता है कि हमारी एक बहन है जिसकी शादी इसी बस्ती ज़िले में हुई है। मैं जब भी अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ बस्ती ज़िले में आता हूँ तो वापस जाते वक्त इस कोठे पर ज़रूर आता हूँ। जब रुखसाना को उस लड़के पर विश्वास हो जाता है कि वाकई में यह लड़का मेरे इलाके का है, तो उसे वह शुरू से लेकर अभी तक अपनी सारी कहानी बता देती है कि वह कैसे अपने पति के घर से झगड़ा कर के अपने पिता के पास जा रही थी, तभी किसी ने उसे यहाँ पर लाकर धोखे से बेच दिया है। वह सारी कहानी उस लड़के को बता देती है। वह लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा यह संदेश तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। वह लड़का चुपचाप वहां से अपने घर वापस नेपाल चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, वह उस रुखसाना के पिता के पास जाता है, उनका नंबर ले लेता है और कुछ दिन बीतने के बाद वह फिर अपने बहन के घर आता है। अपने बहन के घर आने के बाद बस्ती में फिर वह उसी कोठे पर जाता है और फिर वहाँ पर रुखसाना को ही चुनकर वह कमरे के अंदर रुखसाना को लेकर चला जाता है और अपने ही मोबाइल से रुखसाना के पिता को रुखसाना से बात कराता है। रुखसाना जब अपने पिता से बात करती है तो वह जो काफ़ी रोने लगती है, रोती भी ऐसी है कि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर न जाए। फिर उसके बाद उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश भी की थी, मैं तुम्हारे घर भी गया था, पर जो तुम्हारा पति होता है मुमताज़, वह कहता है कि वह मेरे लिए मर चुकी है। तो हम लोग भी शायद यह मान चुके थे कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। रुखसाना रोते हुए अपने पिता से वह सारी बात बता देती है कि आपके पास आते वक्त मैं कैसे किसी के चंगुल में फंसकर यहाँ पर बेची गई हूँ। तो उसके जो पिता होते हैं वह कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छुड़ाने ज़रूर आऊँगा। रुखसाना के पिता जब कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाने आऊँगा तो रुखसाना कहती कि नहीं, आप ऐसे यहाँ पर मत आइएगा। अगर आप यहाँ पर आइएगा भी तो ग्राहक बनकर आइएगा। अगर किसी को पता भी चल गया कि आप हमारे पिता हैं तो आपको यहाँ के लोगों द्वारा जान से मार दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी हमसे मिलने आइएगा तो ग्राहक बनकर ही आइएगा। कुछ दिन बीतते हैं, रुखसाना के पिता नेपाल से आते हैं बस्ती और उसी कोठे के इलाके में जाते हैं। तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो कोठे की महिलाएं होती है उनको देखकर काफ़ी हंसी मजाक करने लगती हैं। और जो रुखसाना के पिता होते हैं वो भी काफ़ी वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, बेटी को बचाने का सवाल होता है, इसलिए वह अपना सर नीचे करके आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रुखसाना के पिता उस कोठे वाले एरिया में लगभग 2 दिन तक उसको ढूंढते रहते हैं, पर 2 दिन के ढूंढने के बाद उसी कोठे पर जाते हैं जहाँ पर रुखसाना होती है। तो रुखसाना जैसे ही अपने अब्बू को देखती है उसकी आँखों में पानी आ जाते हैं, वह अपनी आँखें झुका लेती है, नीचे कर लेते हैं। उसके जो अब्बू पिता होते हैं वह कहते हैं मुझे यही लड़की चाहिए और उसे लेकर यानी अपनी बेटी रुखसाना को लेकर वह एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करके रुखसाना अपने पिता को गले लगाकर खूब रोती है। उसके पिता जब अपनी बेटी को
इस हाल में देखते हैं वह भी काफ़ी रोते हैं, रोते भी ऐसे हैं कि उनकी आवाज़ बाहर न सुनाई पड़े। उसके बाद रुखसाना के पिता कहते हैं कि तुम अब यहाँ से मेरे साथ घर चलो। तो रुखसाना उनको समझाती है कि अगर हम लोग यहाँ से तनिक भी भागने की कोशिश की तो ये लोग हमें जान से मार देंगे या हमें कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। रुखसाना अपने पिता से कहती, आप यहाँ से बाहर जाइए और जो बस्ती का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाकर वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, थाना प्रभारी हैं, उनसे यह मिलिए। तो जो रुखसाना के पिता होते हैं वहाँ से कुछ वक्त अपने बेटी के साथ बिताने के बाद बाहर आते हैं। वह चुपचाप जो बस्ती का थाना होता है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाते हैं। जो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं प्रदीप सिंह, उनके पास जाकर रुखसाना के पिता प्रदीप सिंह के पास जाकर उनके पैरों पर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। और जो उनकी बेटी के साथ हादसा हुआ था वह सारी बात वहाँ के थाना प्रभारी प्रदीप सिंह को बता देते हैं। जब थाना प्रभारी रुखसाना के पिता की इतनी बात सुनते हैं तो वह रुखसाना के पिता को यह सांत्वना देते हैं कि दिलासा देते हैं कि आप घर चले जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को सही सलामत ज़रूर छुड़ाऊँगा। उसके बाद थाना प्रभारी प्रदीप सिंह रुखसाना के पिता को साथ लेकर जाते हैं और उसी कोठे की एरिया पर छापा मारते हैं, उसी कोठे पर छापा मारते हैं और वहाँ वाकई में वहाँ सुल्ताना मौजूद होती है और उसे छुड़ाकर वापस उसके पिता के पास भेज देते हैं। इस तरह सुल्ताना को ही नहीं बल्कि जो सुल्ताना की तरह दलालों के चंगुल में आकर जो भी लड़कियां यहाँ फंस गई थी उनको वापस अपने घर जाने की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को भी छुड़ाकर प्रदीप सिंह ने उनको घर भेज देते हैं। उसके बाद वो जो कोठे की मालकिन होती है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और साथ ही जो लड़का होता है असलम, जो कि सुल्ताना को यहाँ अपने चंगुल में लाकर फंसाकर बेचा था, उसको भी पुलिस ने पकड़कर उसे जेल भेज देता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को तकलीफ़ देना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा बात न करें तथा उसके द्वारा कोई भी खाने पीने की चीज़ को स्वीकार न करें।